बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस के 4 लेक्चर्स हैं और 4 लेक्चर में से कोई एक लेक्चर भी मिस नहीं करना आपने। मैं बार बार इस बात पर जोर इसलिए दे रहा हूं, 2 वजूहात हैं। नंबर 1, कंडीशनल सेंटेंसेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाजमी तौर पर एक दो क्वेश्चन आपके पेपर में होते हैं। नंबर 2, जब तक आप पूरी बात को नहीं, 4 के 4 लेक्चर को नहीं देखेंगे, 4 लेक्चर्स को नहीं समझेंगे, तब तक आपका कंडीशनल सेंटेंस मुकम्मल नहीं होगा, याद रखिएगा। अभी हम इंट्रो के बाद हम सेकंड लेक्चर पर हैं और सेकंड लेक्चर कंडीशनल में हम पहली तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। ये कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल सेंटेंसेस। कौन से कंडीशनल हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल। देखिए, इनको सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ लिखे जाते हैं। अच्छा, अब यहां पर नोट करने वाली बात यह है, जो पहला पॉइंट आपने नोट करना है इनके लिए, वो ये कि आप हमेशा इनको लिखते आए हैं किसके साथ? इफ के साथ। आप हमेशा इन सेंटेंसेस को किन के साथ लिखते आए हैं? इफ के साथ। लेकिन ये ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। ये इफ के अलावा बाकी कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ भी लिखे जा सकते हैं। ये व्हेन के साथ लिखा जा सकता है, ये अनटिल के साथ लिखा जा सकता है, ये अनलेस के साथ लिखा जा सकता है, ये बिकॉज के साथ लिखा जा सकता है। आप इफ के अलावा दूसरी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ भी इन सेंटेंसेस को लिख सकते हैं, इसलिए हम इनको सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल बोल रहे हैं। जैसे देखिए, मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं आपको। मैं एक दो छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखता हूं, अभी स्ट्रक्चर हमने वैसे पढ़ने हैं। फर्स्ट करें, मैं सेंटेंस लिखता हूं, इफ ही कम्स आई शैल गो। अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा। अब ये सेंटेंस मैंने किसके साथ लिखा? इफ के साथ। और मैंने इसकी ट्रांसलेशन क्या की कि अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा। अब अगर मैं इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, तो इस सेंटेंस को बनाइएगा। मैं कहता हूं जब वो आएगा तो मैं जाऊंगा। अब मैंने अगर के वर्ड को किसके साथ रिप्लेस कर दिया? जब के साथ। अब मैं जब का वर्ड जब लिखूंगा तो फिर मैं इफ तो लिख नहीं सकता, मुझे क्या लिखना होगा? व्हेन। अब मैंने इफ के वर्ड को किसके साथ रिप्लेस कर दिया? व्हेन के साथ, अपनी ट्रांसलेशन के लिए। लेकिन बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा। इफ ही कम्स आई शैल गो, और यहां पर व्हेन के साथ भी क्या आएगा? व्हेन ही कम्स आई शैल गो। अब देखिए, मैंने कुछ स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया, मैंने कोई फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं की, मैंने जस्ट कंजंक्शन चेंज किया। मैंने इफ की जगह पर व्हेन लिख दिया। मैंने आपको क्या कहा कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस पहली तरह के, हम इनको सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल सेंटेंसेस इसलिए बोल रहे हैं कि एक बात, एक मिसकंसेप्शन आपके ज़हन में जो है उसको निकाल कर फेंक दें। ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंसेस सिर्फ इफ के साथ लिखे जाते हैं। ये सेंटेंसेस इफ के साथ लिखे जा सकते हैं, ये सेंटेंसेस व्हेन के साथ लिखे जा सकते हैं, ये सेंटेंसेस अनटिल के साथ, अनलेस के साथ, बिकॉज के साथ। ये सेंटेंसेस हम लिख सकते हैं इफ के अलावा दूसरी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। तो पहला पॉइंट अपने जहन में बिठा लें कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जरूरी नहीं है कि इफ के साथ लिखा जाए। ये इफ के अलावा बाकी कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ, बाकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ लिखा जा सकता है। लेकिन इफ चूंकि सबसे प्रोमिनेंट है और हम सबसे ज्यादा इफ को पढ़ते आए हैं, इसलिए जब हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो स्ट्रक्चर लिखने के लिए हम कंजंक्शन कौन सा यूज करेंगे? इफ ही यूज करेंगे। लेकिन यह बात पल्ले बांध ले कि ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ इफ के साथ लिखा जाए, पहली बात। दूसरी बात, पहला रूल, आप इसे रूल बोल रहे हैं, पॉइंट बोल रहे हैं या जो भी बोल लें, लेकिन आपने बात याद रखनी है कि सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल सेंटेंस सिर्फ इफ के साथ नहीं लिखे जाते, इफ के अलावा बाकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ लिखे जाते हैं। दूसरी बात, पंक्चुएशन के हवाले से। पंक्चुएशन के हवाले से क्या बात है? कॉमा। कॉमा का रूल क्या है कि इंग्लिश में जब भी हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिखते हैं, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को सेपरेट करने के लिए हमने क्या लिखना होता है? कॉमा। अब जब हम कंडीशनल सेंटेंस लिखते हैं
जैसे देखें, अभी हमने इफ लिखा और इफ के साथ हमारे पास आ गई क्लॉज 1, फिर हमारे पास आई क्लॉज 2। हमेशा याद रखिएगा कंजंक्शन के साथ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जो क्लॉज दी गई होती है वो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज होती है, और सेकंड क्लॉज हमारे पास कौन सी होती है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब एक क्लॉज हमारे पास कौन सी बनी? डिपेंडेंट, और एक क्लॉज कौन सी बनी? इंडिपेंडेंट। और बाय लॉ, बाय रूल, जहां पर भी आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को कंबाइन करेंगे, आपको दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या लिखना है? कॉमा लिखना है। आप सेंटेंस को दो तरह से पंक्चुएट करेंगे। देखिए, बल्कि आप दो तरह से लिखते हैं, या तो आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पहले लिखते हैं या आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दरमियान में लिखते हैं। जैसे देखें, मैं अगर आपको जो हमने सेंटेंस लिखा, अगर मैं आपको वो दोनों तरह से लिख के दिखा दूं, जैसे देखें, मैं पहला लिख रहा हूं सेंटेंस, इफ ही कम्स आई शैल गो। ठीक है, और इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं आई शैल गो इफ ही कम्स। अब यहां पर मैंने कंजंक्शन को सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं लिखा, मैंने डिपेंडेंट क्लॉज को पहले नहीं लिखा, बल्कि मैंने क्या किया कि मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहले लिख दिया। पहले वाले सेंटेंस में मैंने सेंटेंस को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट किया, दूसरे वाले में मैंने कंजंक्शन को कहां पर लिख दिया? दरमियान में। बात याद रखिएगा, अगर कंजंक्शन स्टार्ट में होगी तो आपने डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से सेपरेट करने के लिए लाजमी तौर पर क्या लिखना है? कॉमा। लेकिन अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दरमियान में होगी तो फिर आपको कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है। आप पंक्चुएशन का रूल देखें, जो जो बात आ रही होती है ना, जो जो बात जिस बात से रिलेटेड होगी, तो अपार्ट फ्रॉम के यार उसका पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, हम वो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़े। जैसे अभी हम पंक्चुएशन तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ तो कंडीशनल सेंटेंस रहे हैं, लेकिन चूंकि पंक्चुएशन का कॉमा का रूल जुड़ रहा है साथ में, तो वो मैंने बताना यहां पे बेहतर समझा, ताकि वो बात साथ ही नोट हो जाए, साथ ही याद रखी जाए और गलती के चांस ना रहे कोई। अच्छा, तो पहली बात क्या है कि सिर्फ इफ के साथ नहीं लिखा जाता, और दूसरी बात क्या है कि डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से सेपरेट करने के लिए क्या लिखना है? कॉमा। लेकिन अगर आप कंजंक्शन दरमियान में लिख रहे हैं तो फिर आपको कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है। ये दो पॉइंट्स आप आपने अपने ज़हन में रखने हैं। अब हम चलते हैं अपने कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ। देखें, जब आप सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल सेंटेंसेस की बेटे बात करेंगे तो याद रखिएगा हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं? हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल सेंटेंसेस 6 तरह के होते हैं। वैसे तो आप 5 तरह के पढ़ते आए हैं ना, 4 तरह के सॉरी पढ़ते आए हैं। आप क्या पढ़ते आए हैं? 0, 1, 2 और 3। आप शुरू से जब भी आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ना शुरू किया, आपने 0 कंडीशन पढ़ा, आपने कंडीशन 1 पढ़ा, आपने कंडीशन 2 पढ़ा, आपने कंडीशन 3 पढ़ा। लेकिन याद रखिएगा आपके पास कंडीशन के 2 स्ट्रक्चर्स और भी होते हैं। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड 1, और यहां पर हम दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड 2। आपके टेक्स्ट में से फिर मिक्स सेंटेंस की जो एग्जांपल है वो भी कोट कर दूंगा ताकि आपको याद रह जाएंगे। वैसे हम पढ़ेंगे आगे जाके इनको डिटेल के साथ। लेकिन देखें, हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जब बात करेंगे तो कितने स्ट्रक्चर बनते हैं? हमारे पास 6। पहला कौन सा है? 0। सेकंड कौन सा है? 1, 2, 3, मिक्स्ड 1 और मिक्स्ड 2। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? हम मिक्स्ड 1 और मिक्स्ड 2 पढ़ने के लिए, चूंकि हम इनके नाम के साथ मिक्स्ड आ रहा है, तो याद रखिएगा ये मिक्सचर है। और ये किसका मिक्सचर है? ये मिक्सचर है सेकंड का और थर्ड का। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी पहले हम 1, 2, 3 को अच्छे तरीके से समझेंगे, और मिक्स्ड 1 और मिक्स्ड 2 को हम लेक्चर के लास्ट में पढ़ेंगे, विद एग्जांपल्स पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम इन 4 को देखेंगे कि इन 4 कंडीशनल सेंटेंसेस में हमारे क्या मामला चलते हैं। देखें, 0 कंडीशन के बारे में याद रखिएगा, आपने 2 बातें याद रखनी है जब भी आप किसी कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बात करें। नंबर 1, आपने ये देखना है कि उनमें रियलिटी और कंडीशन किस रेशो से है। ठीक है, रियलिटी और कंडीशन किस रेशो से है। और नंबर 2, आपने ये देखना होता है
कि वो कौन से टाइम के लिए लिखा जा रहा है, वो किस टाइम में लिखा जाता है। जैसे देखें हमारे पास जब हम जीरो कंडीशन की बेटे बात करते हैं तो याद रखिएगा जीरो कंडीशन में 100% रियलिटी होती है और 0% कंडीशन होती है। 100% रियलिटी का मतलब क्या है कि जब एक काम के होने पर दूसरा काम होना ही होना है, लाजमी 100% होना है, उसमें कोई शक ही नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो होना है। ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, जीरो कंडीशन। और याद रखिएगा हम हमेशा इसको किस में लिखते हैं, हम हमेशा इसको लिखते हैं प्रेजेंट टाइम में। हम हमेशा इसको किस में ट्रांसलेट करते हैं, प्रेजेंट में। जैसे अभी मैंने आपको कहा यहां पर रियलिटी 100% है और 100% रियलिटी याद रखिएगा हमेशा सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, वो बातें जो यूनिवर्सली ट्रू होती हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा किस में ट्रांसलेट किया जाता है, प्रेजेंट में ट्रांसलेट किया जाता है। उसके बाद देखिएगा फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास रियलिटी होती है 50% और हमारे पास कंडीशन होती है बेटे, हमारे पास कंडीशन भी होती है 50%। रियलिटी 50%, कंडीशन 50%। और ये लिखा जाता है, बोला जाता है कौन से टाइम के लिए, ये बोला जाता है बेटे फ्यूचर टाइम के लिए, आने वाले वक्त के लिए। याद रखिएगा जैसे अभी फर्ज करें मैं कहता हूं बारिश होगी तो मैं घर पर रुकूंगा। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, 100% तो नहीं है कि बारिश होगी तो मैंने घर पर रुकना ही रुकना है। हो सकता है मैं ना भी रुकूं, हो सकता है मैं रुक जाऊं। लेकिन फर्ज करें अगर मैं बोलता हूं कि आप बर्फ को गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगी। अब यहां पे कोई सेकंड आउटकम है ही नहीं, बर्फ को गर्म करने पर उसने पिघलना ही पिघलना है। यहां पर ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि जी बर्फ की मर्जी है वो पिघले या ना पिघले। इसलिए हम इसको किस में लिखते हैं, प्रेजेंट में। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जीरो कंडीशन, क्योंकि इसमें 100% रियलिटी होती है। लेकिन जहां पर ह्यूमन नेचर आ जाती है तो ह्यूमन नेचर 50-50 रहती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन। और ये बात किस टाइम में की जा रही होती है, फ्यूचर में। उसके बाद सेकंड कंडीशन याद रखिएगा, सेकंड कंडीशन में भी 50% रियलिटी होती है और 50% कंडीशन होती है। फर्क कहां पर आ जाता है, फर्क यहां पर आता है कि ये बात फ्यूचर की बजाय कौन से टाइम में की जा रही होती है, पास्ट के लिए की जा रही होती है। जैसे देखिए मैं कहता हूं अगर बारिश होगी तो मैं घर पर रुकूंगा, और अगर इसी बात को मैं पास्ट के लिए बोलूं कि अगर बारिश होती तो मैं घर पर रुकता, अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, अगर वो आता तो मैं जाता, अगर मेरी उससे मुलाकात होगी तो मैं आपका पैगाम पहुंचा दूंगा, अगर मेरी उससे मुलाकात होती तो मैं आपका पैगाम पहुंचा देता। देखिए आपने याद रखना है फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में रियलिटी और कंडीशन का फर्क नहीं होता। फर्क इस चीज का होता है टाइम का। आप फ्यूचर टाइम की बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन है, आप वही बात पास्ट टाइम के लिए कर रहे हैं तो आपके पास सेकंड कंडीशन है। उसके बाद देखिएगा थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होता है, इसमें 0% रियलिटी होती है और 100% हमारे पास क्या होती है, कंडीशन होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बोला जाता है लेट पास्ट के बारे में। लेट पास्ट का मतलब यह, वैसे अगर आप टेक्निकली देखें तो हम ये ऐसे एक्शन के लिए बोलते हैं कि अगर वो चेंज होता तो शायद उसका आउटकम, उसका रिजल्ट भी चेंज होता। बहरहाल अब ये आसानी के लिए याद रखिएगा इसको हम लिखते हैं लेट पास्ट। और लेट पास्ट जहां पर भी आएगा तो आप याद रखेंगे लेट पास्ट का मतलब क्या है कि आप इसे लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो जीरो कंडीशन लिखा जाता है प्रेजेंट टाइम में, वन कंडीशन लिखी जाती है फ्यूचर के लिए, सेकंड लिखी जाती है पास्ट के लिए और थर्ड लिखी जाती है किसमें, लेट पास्ट में। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, देखिए मैं यहां पर जो कंजंक्शन यूज करूंगा वो इफ यूज करूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाली कंजंक्शन इफ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इफ यूज कर सकते हैं, आप व्हेन यूज कर सकते हैं, अनटिल यूज कर सकते हैं, अनलेस यूज कर सकते हैं, बिकॉज यूज कर सकते हैं, आप दूसरी कंजंक्शन यूज कर सकते हैं, वो हम बात पहले कर आए हैं। अब जरा देखिएगा जीरो कंडीशन का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है कि हम इफ लिखेंगे, इफ के बाद जो क्लॉज आएगी डिपेंडेंट क्लॉज, हम उसे लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट में। क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, 100% रियलिटी होती है, इसलिए यहां पर जो दोनों क्लॉजेस आपकी रहती हैं, आप दोनों क्लॉजेस को याद रखिएगा,
दोनों क्लॉजेस को किसके साथ लिखेंगे? आप दोनों क्लॉजेस को लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ को जो बात 100% रियलिटी पर होती है उसके लिए आपको हमेशा कौन सा टेंस लिखना होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो कंडीशन 0 की सूरत में आपके दोनों क्लॉजेस, आपकी डिपेंडेंट क्लॉज, आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज किसमें ट्रांसलेट होगी? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। और वो वाला रूल याद रखिएगा, दोनों क्लॉजेस को, मैंने तो यहां पर प्लस का निशान लगा दिया ना, प्लस का साइन लिख दिया स्ट्रक्चर समझाने के लिए, लेकिन आपने याद रखना है कि डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से सेपरेट करने के लिए आपने हमेशा क्या यूज करना है? कॉमा। लेकिन अगर आप कंजंक्शन दरमियान में लिख रहे हैं तो फिर आपको कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर देखें हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में क्या चलता है? फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास कुछ यूं है कि हम डिपेंडेंट क्लॉज को तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखते हैं। वैसे तो असूलन ये दोनों क्लॉजेस ट्रांसलेट होनी चाहिए फ्यूचर इंडेफिनेट में, क्योंकि हम बात ही फ्यूचर की कर रहे हैं, दोनों बातें फ्यूचर की हो रही हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर बारिश होगी तो मैं जाऊंगा, या अगर बारिश होगी तो मैं घर पर रुकूंगा। अब दोनों बातें फ्यूचर की हो रही हैं और टेक्निकली दोनों क्लॉजेस किसमें ट्रांसलेट होनी चाहिए? फ्यूचर इंडेफिनेट में ट्रांसलेट होनी चाहिए। लेकिन रूल याद रखिएगा कि आप एक ही सेंटेंस की दोनों क्लॉजेस को इंग्लिश में फ्यूचर में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक क्लॉज को प्रेजेंट में लिखना होता है और एक को किस में लिखना होता है? पास्ट में। तो हम डिपेंडेंट क्लॉज को किस में लिख देते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। और हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को किस में लिख देते हैं? फ्यूचर इंडेफिनेट में। अगेन बोल देता हूं, मैं यहां पर प्लस लिख रहा हूं आसानी के लिए, स्ट्रक्चर समझाने के लिए, लेकिन आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को सेपरेट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए क्या लिखना है? कॉमा लिखना है। उसके बाद हमारे पास चलती है पास्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। यहां पे हम चूंकि पास्ट की बात कर रहे होते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? पास्ट इंडेफिनेट के साथ। अब हमारा डिपेंडेंट क्लॉज प्रेजेंट में नहीं रहेगा, अब हमारा डिपेंडेंट क्लॉज किस में चला जाएगा? पास्ट में। जब पास्ट में चला जाएगा तो आपने याद रखना है पास्ट में जाने के साथ आपको सेकंड क्लॉज जो ट्रांसलेट करनी है वो ट्रांसलेट करनी है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ। किसके साथ करनी है? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ। यहां पर फिर आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट के बाद फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं लिखना, फिर आपको वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। और अभी हम इस वुड के बारे में बात भी करेंगे थोड़ी सी, एक और पॉइंट भी है, एक और रूल भी है जो आपको याद रखना है। उसके बाद देखें हमारी थर्ड कंडीशन जिसको हमने कहा कि लेट पास्ट में हम लिखते हैं, उसमें हम इफ के बाद डिपेंडेंट क्लॉज को लेट पास्ट में, लेट पास्ट का मतलब हम उसको किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट में। और जब आप पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे तो आपने याद रखना है आपने सेकंड क्लॉज को वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लिखना, आपने इसको वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ लिखना है। यानी कि यहां पर हमारी डिपेंडेंट क्लॉज जाएगी पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, और हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज जाएगी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। और अगेन वही बात है, मैंने यहां पर प्लस लिखा है सेंटेंस को स्ट्रक्चर समझाने के लिए, आपने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को इकट्ठा करने के लिए क्या लिखना है? कॉमा लिखना है, याद रखिएगा। अब जरा बात करेंगे हम इस वुड के सेंटेंस की, वुड के वर्ड की। देखें अमूमन ऐसा होता है कि आप बचपन से ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि सर हमेशा हम कंडीशनल सेंटेंसेस में कौन सा वर्ड यूज करते आ रहे हैं? वुड यूज करते आ रहे हैं। आप पास्ट कंडीशन के लिए यानी कि सेकंड कंडीशन के लिए वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और आप थर्ड कंडीशन यानी कि लेट पास्ट कंडीशन के लिए क्या लिखते हैं? आप हमेशा से लिख रहे होते हैं वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। एक बात पल्ले बांध लें, ये लाजमी नहीं है, ये फर्ज नहीं है कि वुड ही आएगा। हम डिफरेंट ट्रांसलेशन के लिए इस वुड के वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। किसके साथ? हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं कुड के साथ, हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं शुड के साथ, हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं मस्ट के साथ, हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं माइट के साथ, हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं ought to के साथ।
ठीक है, हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं अपनी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंगली। जैसे देखें, फर्ज करें हमने एक सेंटेंस लिखा होगा, हम बाकी सेंटेंसेस उसी पर बनाते हैं। मैं पहला सेंटेंस बोलता हूं, अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, ये तो फ्यूचर के लिए हो गया। अब मैं कहता हूं अगर वो आता तो मैं जाता, तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे? सेंटेंस हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे इफ ही केम। हमें यहां पर क्या लिखना है? पास्ट इंडेफिनिट। अगर वो आता, आई वुड गो। तो हमें आगे क्या लिखना है? हमें आगे वुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? फर्स्ट फॉर्म। अब देखें, इसी सेंटेंस को अगर मैं थोड़ी सी ट्रांसलेशन में चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं अगर वो आता तो मुझे जाना चाहिए था। तो हम सेंटेंस क्या, मैंने पहले बोला कि अगर वो आता तो मैं जाता, अब मैं बोल रहा हूं कि अगर वो आता तो मुझे जाना चाहिए था। अब सजेशन वाला, रेकमेंडेशन वाला मामला आ गया, तो अब मेरा सेंटेंस वुड के साथ नहीं चलेगा, याद रखिएगा। बाकी स्ट्रक्चर सारे का सारा यही रहेगा, लेकिन मैं वुड के वर्ड को रिप्लेस कर दूंगा बेटे किसके साथ? शुड के साथ। अब मेरा सेंटेंस क्या बनेगा? इफ ही केम आई शुड गो। अगर वो आता तो मुझे जाना चाहिए था। और अगर इसी सेंटेंस को मैं बना दूं कि अगर वो आता तो मुझे लाजमी जाना चाहिए था, जरूर जाना चाहिए था। अगर वो आता तो मैं जरूर चला जाता, मैं लाजमी चला जाता। तो ऐसी सूरत में आप सेंटेंस शुड के साथ भी नहीं बनाएंगे। ऐसी सूरत में आप वुड के वर्ड को रिप्लेस बेटे कर देंगे किसके साथ? मस्ट के साथ। अब आपका सेंटेंस क्या बनेगा? अब आपका सेंटेंस बनेगा इफ ही केम आई मस्ट गो। और अगर आप बोलते हैं कि अगर वो आता तो शायद मैं चला जाता, तो फिर आप सेंटेंस बना सकते हैं इफ ही केम आई माइट गो, या इफ ही केम आई कुड गो। आप वुड के वर्ड पर आपने स्टेगनेंट नहीं होना है कि लाजमी तौर पर, जिस तरह मैंने आपको क्या कहा कि आपने इफ के कंजंक्शन पर स्टेगनेंट नहीं होना है, इसी तरह आपने वुड के वर्ड पर स्टेगनेंट नहीं होना। ये वुड का वर्ड रिप्लेस किया जा सकता है कुड के साथ, शुड के साथ, मस्ट के साथ, माइट के साथ, या और टू के साथ। ऐसा मैं इसलिए स्ट्रेस देके बोल रहा हूं, एम्फोसिस के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि पेपर बनाने वाला स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, वो वुड के अलावा कोई और स्ट्रक्चर भी दे देता है, कुड का दे देता है, शुड का दे देता है। तो हमें यहां पर याद रखना है कि ये वुड के साथ नहीं लिखा जाता, बाकी मॉडल एक्सिलरी के साथ भी लिखा जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखनी है, आपने इस वुड के वर्ड को रिप्लेस नहीं कर सकते। रिप्लेस नहीं करना किसके साथ? मे के साथ या कैन के साथ। आप, चूंकि ये मे और कैन प्रेजेंट टाइम के लिए होते हैं, इसलिए हम वुड के वर्ड को रिप्लेस नहीं कर सकते मे के साथ या कैन के साथ। हम इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं कुड के साथ, शुड के साथ, मस्ट के साथ, माइट के साथ, या और टू के साथ। तो ये है हमारे पास पहले चार सेंटेंसेस, चार स्ट्रक्चर। चार सेंटेंसेस मतलब जीरो कंडीशन, जिसमें दोनों क्लॉजेस किस में आएंगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और उसके बाद फर्स्ट कंडीशन, फ्यूचर कंडीशन। इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास किस में आएगी? फर्स्ट क्लॉज किस में आएगी? हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और सेकंड किस में आएगी? फ्यूचर इंडेफिनिट में। उसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन यानी कि पास्ट कंडीशन। इसमें फर्स्ट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास आएगी पास्ट इंडेफिनिट में, और सेकंड क्लॉज हमारे पास किस में चलेगी? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास है लेट पास्ट कंडीशन यानी कि थर्ड कंडीशन। यहां पर डिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास आएगी पास्ट परफेक्ट में, और सेकंड क्लॉज यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास किस में रहेगी? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में। और अगेन वही बात कि आपको वुड हैव, वुड का वर्ड आप रिप्लेस कर सकते हैं शुड के साथ, कुड के साथ, मस्ट के साथ, माइट के साथ, और टू के साथ, लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकते किसके साथ? मे के साथ और कैन के साथ। तो ये हमारे पास चार स्ट्रक्चर, और अभी हम इन चार स्ट्रक्चर की एग्जांपल की तरफ चलेंगे। इन चार स्ट्रक्चर की एग्जांपल्स को देखेंगे। जैसे देखिए, नंबर वन हमने क्या कहा? नंबर वन हमने कहा कि हमारे पास है जीरो कंडीशन, और जीरो कंडीशन में हमने क्या कहा कि हमने दोनों क्लॉजेस को किस में ट्रांसलेट करना है? हमने दोनों क्लॉजेस को ट्रांसलेट करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हम क्या कर रहे हैं? अब हम अपने कंडीशनल सेंटेंसेस की एग्जांपल्स को देख रहे हैं। जैसे देखें, इफ आई मिस द 8 o'clock बस आई एम लेट।
अगर वो 8 बजे वाली बस कहता है अगर मैं 8 बजे वाली बस छोड़ देता हूं, मिस कर लेता हूं, तो मैं काम के लिए लेट होता हूं। अब ये 100% बात है कि अगर वो ट्रेन मिस करेगा तो लाजमी तौर पर वो क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। इसी तरह इफ पीपल डोंट ईट, अगर लोग खाना नहीं खाएंगे, दे गेट हंग्री, तो डेफिनेटली सी भूख तो लगेगी। अब खाना ना खाने पर भूख का लगना ये 100% है। यहां पर रियलिटी कितने परसेंट होगी हमारे पास, यहां पर 100% हमारे पास क्या होगी, रियलिटी होगी। और मैं मजे की बात बताऊं आपको, मेरी अपनी पसंद का जो सेंटेंस है, मुझे बड़ी अच्छी बात याद आ गई, मैं यहां पर जरूर मेंशन करना चाहूंगा, लिखना चाहूंगा। जीरो कंडीशन में देखें, जीरो कंडीशन हम किसको बोलते हैं, जिसमें 100% रियलिटी होती है। अब 100% रियलिटी का मतलब क्या है कि ये कौन सी बात है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब एक सेंटेंस आपके टेक्स्ट में है, एक सेंटेंस आपके टेक्स्ट में कैसे है, सेंटेंस कुछ यूं चलता है, इफ अल्लाह अलमाइटी, इफ अल्लाह अलमाइटी creates insects in stones, insects in stones, he provides their food thereto। देखें, मुझे आज तक जीरो कंडीशन के लिए मैंने जितने भी सेंटेंसेस पढ़े हैं ना, मुझे सबसे ज्यादा जो आप कहें कि अट्रैक्ट किया है, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है, या जो आप कह लें मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, या जो सबसे ज्यादा अपील किया है, वो ये वाला सेंटेंस है। इसमें सेंटेंस में क्या कहता है, कहता है इफ अल्लाह अलमाइटी क्रिएट्स इंसेक्ट्स इन स्टोन्स, अगर अल्लाह ताला पत्थरों में भी कीड़ों को पैदा करता है ना, ही प्रोवाइड्स देयर फूड देयर टू, वो वहां पर उनका रिज्क जरूर पहुंचाता है। यानी कि रिज्क देने वाली जात कौन सी है, अल्लाह ताला की। रिज्क पहुंचाना किसका काम है, अल्लाह ताला का। और अल्लाह ताला पत्थर में भी कीड़े को पैदा करके ना वहां पर भी उसको क्या करता है, रिस्क पहुंचा देता है। अब देखिए, इस बात में कोई शक ही नहीं है कि रिस्क देने वाली जात कौन सी, अल्लाह ताला की। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि अगर अल्लाह ताला आपको पत्थर में भी पैदा कर देता है ना, तो अल्लाह ताला आपका रिस्क वहां पर आपको जरूर पहुंचाता है, क्योंकि रिस्क का वादा किसकी तरफ से है, अल्लाह ताला की तरफ से है। एक्चुअल में ये सेंटेंस है जीरो कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें 100% रियलिटी है। आप देख रहे होंगे कि यहां पे दोनों क्लॉजेस को अल्लाह अलमाइटी क्रिएट्स और सेकंड क्लॉज क्या है, ही प्रोवाइड्स। तो ऐसी दोनों क्लॉजेस को हमने किसमें ट्रांसलेट किया, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। उसके बाद देखेंगे थर्ड सेंटेंस हमारे पास क्या है, थर्ड सेंटेंस है इफ यू हीट आइस, अगर आप बर्फ को गर्म करेंगे, इट मेल्ट्स। अब मुझे एक बात बताएं, मेल्ट होना 100% रियलिटी होगी कि या नहीं होगी। इसके पास आइस के पास गर्म होने के बाद मेल्ट होने के अलावा कोई चांस है? पीपल जब खाना नहीं खाएंगे तो भूख तो लगेगी। अब भूख लगना 100% है, भूख लगने के अलावा कोई आउटकम हो नहीं सकता। 8 बजे वाली ट्रेन छूटेगी तो लेट तो वो होगा। अब लेट होना 100% है, 100 इस लेट होने के अलावा कोई ऑप्शन बचती नहीं है। तो ऐसी सूरत में जब हम जीरो कंडीशन लिख रहे होते हैं, 100% रियलिटी लिख रहे होते हैं, 0% कंडीशन लिख रहे होते हैं, ऐसी सूरत में आपने याद रखना है आपकी दोनों क्लॉजेस किस में जाएंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। स्ट्रक्चर्स आपके सामने है। उसके बाद देखिएगा हमारे पास सेंटेंस चलता है, हमारे पास जीरो कंडीशन के बाद हमारे पास कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या कहा कि हम फ्यूचर की चूंकि बात कर रहे होते हैं, तो हम एक फर्स्ट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज को ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और सेकंड क्लॉज को बेटे हम ट्रांसलेट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट में। यहां पे जो रियलिटी होती है वो रियलिटी कितने परसेंट होती है, 50%। और 50% क्या होती है, कंडीशन होती है। जैसे देखिए, इफ आई सी मैरी, अगर मेरी मुलाकात होगी मैरी से, आई विल टेल हर। अब ये जो बताने वाला काम है ना, हो सकता है कि वो उसे बताए और हो सकता है वो उसे ना बताए। अब ये जो 50% वाला मामला है ना, अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि अगर वो उसे मुलाकात होगी
तो उसने उसको बताना ही बताना, ये भी तो हो सकता है कि उसे वो बताए या ना बताए। दो ऑप्शन बनती, जैसे अभी देखें, आप बर्फ को गर्म करेंगे तो एक ही ऑप्शन है कि वो क्या हो जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगी, उसके पास कोई दूसरी ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर मैरी से उसकी मुलाकात होगी तो माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि वो उसको बात ना बताए, हो सकता है बताए, ह्यूमन नेचर है, भूल जाए, ज़हन में ना रहे, कोई वजह बन जाए, ना बता पाए। तो इसलिए जब हम फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन में हम पहले वाली क्लॉज को किस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और सेकंड वाली क्लॉज को हम बेटे किस में लिखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट में। और फ्यूचर इंडेफिनेट तो आप समझते ही हैं कि फ्यूचर इंडेफिनेट का मतलब क्या है कि आप विल और शैल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट। उसके बाद देखें, इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होगी, विल यू स्टे एट होम, तो क्या आप घर पर रुकोगे। अब वही बात है कि घर पर जो रुकने वाली बात है, अब हो सकता है वो घर पर रुके और हो सकता है वो घर पर ना रुके। ऐसा तो नहीं है कि उस पर कोई कंपल्शन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई और, कि घर पे रुकने के अलावा उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। और स्ट्रक्चर आप देखते जाइएगा, पहले वाली क्लॉज किस में ट्रांसलेट हुई है, पहले वाली क्लॉज ट्रांसलेट हुई है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और दूसरे वाली क्लॉज में विल शैल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म। यानी कि सेंटेंस किस में ट्रांसलेट हुआ है, क्लॉज किस में लिखी गई है, फ्यूचर इंडेफिनेट में। इसी तरह इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होगी, व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करेंगे, अगेन वही बात, यहां पर फर्स्ट वन को प्रेजेंट इंडेफिनेट और सेकंड वन को बेटे किस में, फ्यूचर इंडेफिनेट में, क्योंकि यहां पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। तो 50% पे हम फ्यूचर पे जब बात करेंगे तो हम पहली क्लॉज को ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट और सेकंड क्लॉज को ट्रांसलेट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट। और इसी तरह जब हम इसी 50% को सेकंड क्लॉज, सेकंड कंडीशन के लिए लिखते हैं, तो आपने याद रखना है हम पहले वाली क्लॉज को ट्रांसलेट करते हैं पास्ट इंडेफिनेट में, और हम सेकंड वाली क्लॉज को ट्रांसलेट करते हैं किसमें, वुड में। और वुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म। और यहां पर भी हमारे पास रियलिटी कितने परसेंट होती है, 50%। और यहां पर हम फ्यूचर की बजाय बात किसमें कर रहे होते हैं, हम फ्यूचर की बजाय बात कर रहे होते हैं पास्ट में। सेकंड कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में प्रोबेबिलिटी या चांसेस का डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ किसका है, टाइम का। जो फर्स्ट कंडीशन है ये लिखी जाती है कौन से टाइम के लिए, फ्यूचर टाइम के लिए, और सेकंड जो लिखी जाती है ये किसके लिए लिखी जाती है बेटे, पास्ट के लिए। यहां पर हम फर्स्ट क्लॉज को करेंगे पास्ट इंडेफिनेट और सेकंड क्लॉज को करेंगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब जैसे देखें, इफ राम बिकेम, अब यहां पर क्या आ गया, पास्ट इंडेफिनेट, शी वुड मैरी हिम। अब अगेन वही बात, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जरूरी नहीं है कि वो शादी करे, 100% आउटकम नहीं हो सकता ये, लेकिन हमने पहले वाले को किसमें ट्रांसलेट किया, पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट का मतलब क्या आना चाहिए, सेकंड फॉर्म, और सेकंड सेंटेंस को हमने क्या किया, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह इफ इट स्नोड, अगेन स्नोड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मतलब आपके पास क्या रहेगा, पास्ट इंडेफिनेट, और आगे आपको क्या लिखना है, वुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म, और बी डेफिनेटली वर्ब की बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। इफ इट रेन्ड, अगेन कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, सेकंड कंडीशन है हमारे पास, और यहां पर क्या आएगा, वुड स्टे। वुड स्टे मतलब वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। देखिए आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग से ज्यादा जिस चीज का ख्याल रखना है वो स्ट्रक्चर का ख्याल रखना है कि किस कंडीशन में अगर फर्स्ट क्लॉज इसमें है तो सेकंड किस में होगी, या सेकंड क्लॉज इसमें है तो फर्स्ट क्लॉज किस में होगी। उसके बाद हमारे पास थर्ड कंडीशनल है, और थर्ड कंडीशनल आप जानते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, अभी हमने पढ़ा कि थर्ड कंडीशनल को हम लिखते हैं डिपेंडेंट क्लॉज में, हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट के साथ हम सेकंड क्लॉज को लिखते हैं वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, अब जैसे आपके पास सेंटेंस, इसमें रियलिटी कितने परसेंट होती है, 0%, और हम इसको किस टाइम के लिए लिखते हैं, लेट पास्ट में। जैसे आपके पास स्ट्रक्चर देखिएगा, हैड सीन, हैड सीन का मतलब पास्ट परफेक्ट,
हैड बीन का मतलब पास्ट परफेक्ट, हैड नॉट पास्ट का मतलब पास्ट परफेक्ट। और जब पास्ट परफेक्ट है तो सेकंड क्लॉज में क्या आएगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में आया, इफ आई हैड सीन मैरी आई वुड हैव टोल्ड हर। सेकंड सेंटेंस देखिएगा, फ्री यस्टरडे आई वुड हैव इनवाइटेड, वुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। इफ दे हैड नॉट पास्ड देयर एग्जाम देयर टीचर वुड हैव बीन सैड। वुड हैव बीन कौन सा टेंस रहेगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा हमारे पास, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो चार कंडीशनल सेंटेंसेस में आपके स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं, आपके एग्जांपल्स आपके सामने, याद रखिएगा। चार सेंटेंसेस का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये चार स्ट्रक्चर हमारे पास रहते हैं किसके लिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए। और बेटे चारों स्ट्रक्चर के बाद अब हम बात करेंगे इन्वर्जन की, इन्वर्जन इन कंडीशनल सेंटेंसेस। देखिए जहां कहीं पर भी इंग्लिश में इन्वर्जन का वर्ड आएगा ना, ये आपने याद रखना है कि इन्वर्जन का मतलब होता है जब आप सब्जेक्ट को कहां पर लिखते हैं, जब आप सब्जेक्ट को लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब से पहले। जैसे देखिए मैं एक छोटा सा सेंटेंस आपको बनाता हूं, मैं कहता हूं शी इज कुकिंग फूड, और मैं आपसे कहता हूं बेटे इसका इंट्रोगेटिव बना दे। आप एफर्मेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब आप सब्जेक्ट को लिख देते हैं कहां पर, हेल्पिंग वर्ब से पहले। शी इज कुकिंग फूड का आप जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप क्या बनाएंगे, इज शी कुकिंग फूड। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए हम कंडीशनल सेंटेंसेस को इन्वर्जन के साथ लिखते हैं। इन्वर्जन के साथ लिखने का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे कि हम सेंटेंस में से इफ के वर्ड को खत्म करेंगे, कंजंक्शन नहीं लिखनी है। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि हम सेंटेंस को स्टार्ट किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। दो बातें, इन्वर्जन का मतलब ही क्या होता है कि आप सब्जेक्ट को लिखते हैं, याद रखिएगा आप सब्जेक्ट को लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब से पहले। और इन्वर्जन इन कंडीशनल का मतलब क्या है कि आप कंडीशनल सेंटेंसेस लिख रहे होंगे, लेकिन आप दो बातें करेंगे, काम करेंगे। आप नंबर वन क्या करेंगे, आपने इफ नहीं लिखना। इफ नहीं लिखने का मतलब आपने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं लिखनी। और नंबर टू क्या करना है कि आपने सेंटेंस को स्टार्ट किससे करना है, आपने सेंटेंस को स्टार्ट करना है हेल्पिंग वर्ब से। जैसे देखें अभी हमने ये सेंटेंसेस बनाए, अभी हमने ये सेंटेंसेस पढ़े, हमने कहा ये हमारे पास है जीरो कंडीशन, ये हमारे पास है वन कंडीशन, ये हमारे पास है सेकंड कंडीशन, और ये हमारे पास है थर्ड कंडीशन। अभी हमने इनके बारे में बात की, अभी हमने इन एग्जांपल को डिस्कस भी किया। मैं सिर्फ आपको इन्वर्जन का रूल बता देता हूं। देखें हम जीरो कंडीशन को इन्वर्जन नहीं करते हैं, हम जीरो कंडीशन को इन्वर्जन के साथ नहीं लिखते हैं। और मैं दोबारा बता दूं इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, एक दफा दोबारा बात को समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जब आप सब्जेक्ट को कहां पर लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले। और इन्वर्जन इन कंडीशनल का मतलब क्या है, आपने दो काम करने हैं। नंबर वन, आपने इफ नहीं लिखना, यानी कि आपने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं लिखना। और नंबर टू, आपने क्या करना है कि आपने हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अब आपने हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखना है, जैसे देखिएगा आपके पास फर्स्ट कंडीशनल जो है, फर्स्ट कंडीशनल आप याद रखिएगा, आपने फर्स्ट कंडीशनल को करना होता है इन्वर्जन शुड के साथ। यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा फर्स्ट कंडीशन के लिए वो कौन सा यूज होगा, शुड। और शुड के साथ आपने याद रखना है आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। इफ नहीं लिखना। अब जैसे दो सेंटेंसेस मैं बनाऊंगा, एक सेंटेंस आपने खुद बनाना। और ये याद रखना आपने, ये जो हम चेंज कर रहे हैं ना हेल्पिंग वर्ब, ये जो सेंटेंस का सिर्फ फर्स्ट पार्ट होगा उसमें चेंज होगा, सेकंड पार्ट में कोई चेंज नहीं चलेगा। जैसे देखिए हम इस सेंटेंस का इन्वर्जन बनाते हैं, इफ आई सी मैरी
आई विल टेल हर। अब पहला काम क्या करना है, इफ नहीं लिखना। दूसरा काम क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इस फर्स्ट कंडीशन का शुड, तो मुझे सेंटेंस स्टार्ट करना है किससे, शुड से। मैं सेंटेंस लिखूंगा शुड आई सी मैरी, और शुड के साथ मुझे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म, शुड आई सी मैरी। अब मैंने दो काम किए हैं, मैंने इफ यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हटा दिया है। नंबर 2, मैंने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया है, शुड, और शुड के साथ मैंने शुड के बाद क्या लिखा है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या लिखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मुझे शुड के साथ कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद सेकंड क्लॉज में जरा सा भी कोई चेंज नहीं, आई विल टेल हर, और यहां पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, आई विल टेल हर। इन्वर्जन के लिए सेकंड में कोई चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। हम जो रूल पढ़ रहे हैं वो इन्वर्जन इन कंडीशनल सेंटेंसेस है या कंडीशनल सेंटेंसेस इन इन्वर्जन, आप दोनों तरह से बोल सकते हैं। और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना। जीरो का इन्वर्जन हम बनाते नहीं है, फर्स्ट का इन्वर्जन हम शुड के साथ बनाएंगे, और शुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। इफ इट रेन्स टुमारो, अब इसको हम कैसे करेंगे, सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, शुड से। सेंटेंस कैसे चलेगा, शुड इट, सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, शुड इट रेन टुमारो। और अगेन वही बात कि आपको सेकंड क्लॉज में कोई चेंज नहीं करना है, सेकंड क्लॉज वैसे का वैसा रहेगा, विल यू स्टे एट होम। आपको सेकंड के लिए कोई चेंज नहीं करना, सेकंड क्लॉज इन्वर्जन में वैसे का वैसा रहेगा, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब जरा सेकंड कंडीशन को देखिएगा, सेकंड कंडीशन को इन्वर्जन में लिखने के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे बेटे वो क्या आएगा, वर, और वर के साथ याद रखिएगा आपने इंफिनिटिव फॉर्म यूज करनी है। इंफिनिटिव फॉर्म का मतलब क्या है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। आपने 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि इंफिनिटिव यूज करना है। जैसे देखें, इफ राम बिकेम रिच, अगर मैं इसको करता हूं इन्वर्जन तो मैं क्या बनाऊंगा, वर राम, क्योंकि मुझे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है फिर सब्जेक्ट लिखना है, और हेल्पिंग वर्ब वर के साथ मुझे क्या लिखना है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस कैसे चलेगा, वर राम टू बिकम रिच। ये मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस को, कंडीशनल सेंटेंस को फर्स्ट सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। और सेकंड क्लॉज में हमारे पास जरा सा भी कोई चेंज नहीं है, सेकंड क्लॉज एज इट इज आएगी हमारे पास। जैसे देखिए, आप सेकंड सेंटेंस को देखिएगा, इफ इट स्नोड नेक्स्ट जुलाई, तो बल्कि यहां पे नेक्स्ट जुलाई थोड़ा सा वर्ड गलत है, इसको ठीक कर लीजिएगा। इफ इट स्नोड जुलाई वुड यू बी सरप्राइज, चूंकि पास की बात हो रही है तो हम नेक्स्ट का वर्ड यूज कर नहीं सकते। इफ इट स्नोड जुलाई, तो सेंटेंस कैसे चलेगा, वर इट, और वर इट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर इट टू स्नो। आपको 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव, और सेकंड क्लॉज में आपने कोई चेंज नहीं करना। सेकंड क्लॉज इसी तरह ही आएगी जैसे यहां पर लिखी हुई है, सेकंड क्लॉज इसी तरह आएगी जैसे यहां पर लिखी हुई है। फर्स्ट क्लॉज के लिए सिर्फ आपने, फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट क्लॉज के लिए सिर्फ आपने क्या करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब वर लिखना है, और वर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद थर्ड कंडीशनल को हम इन्वर्जन के साथ लिखते हैं, और यहां पे जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो है हैड, और हैड के साथ डेफिनेटली वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म। जैसे इफ आई हैड सीन मैरी, हमारे पास क्या बनेगा, हम इफ नहीं लिखेंगे, हम सेंटेंस किससे स्टार्ट करेंगे, हैड से, हैड आई सीन मैरी। अब ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस किस में चला जाएगा, इन्वर्जन में। और यहां पे याद रखिएगा सेकंड क्लॉज के लिए हमारे पास कोई चेंज नहीं है, सेकंड क्लॉज हमारे पास एज इट इज रहेगा। सेकंड क्लॉज में कोई चेंज नहीं है, सेकंड क्लॉज हमारे पास एज इट इज रहेगा।
और सेकंड क्लॉज हमारे पास क्या रहेगा, आई वुड हैव टोल्ड हर। इसी तरह इफ तारा हैड बीन फ्री, तो सेंटेंस क्या चलेगा, सेंटेंस चलेगा हैड तारा बीन फ्री। अब यहां पर मैंने क्या किया, मैंने हेल्पिंग वर्ब हैड लिखा और हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी, थर्ड फॉर्म बीन लिखी। और क्लॉज को मुकम्मल करने के बाद नेक्स्ट क्लॉज के लिए आपने याद रखना है, नेक्स्ट क्लॉज में आपने जरा सा भी कोई चेंज नहीं करना। नेक्स्ट क्लॉज हमारे पास कैसे चलेगी, आई वुड हैव इनवाइटेड हर। यह आपको याद रखना है कि आप कंडीशनल सेंटेंसेस को इन्वर्जन के साथ लिखते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है कि आप सब्जेक्ट को लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे सब्जेक्ट से पहले, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं लिखनी है। आपने जीरो कंडीशन का कभी भी इन्वर्जन नहीं बनाना, आप उसका इन्वर्जन बना नहीं सकते। फर्स्ट कंडीशन का आप किसके साथ बनाएंगे, शुड के साथ, और शुड के साथ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड क्लॉज में कोई चेंज नहीं। उसके बाद सेकंड कंडीशन का किसके साथ आएगा, वर के साथ, और वर के साथ क्या आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। सेकंड क्लॉज में कोई चेंज नहीं। थर्ड कंडीशन का आप किसके साथ बनाएंगे, हैड के साथ, और हैड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, और उसके साथ सेकंड क्लॉज में कोई चेंज नहीं। मैंने दो सेंटेंसेस का इन्वर्जन बनाया। अब एक एक सेंटेंस मैंने आपके लिए छोड़ दिया। आपने क्या करना है, बड़े अच्छे बच्चों की तरह आपने इनका इन्वर्जन बनाना है और कोशिश करें, बल्कि कोशिश नहीं लाजमी तौर पर इनका इन्वर्जन बना के आपने इनको कमेंट करना है वीडियो में। कमेंट से याद आया भाई, लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर समझ रहे हैं, लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। लाजमी तौर पर कमेंट किया करें, शेयर किया करें, और लाजमी तौर पर शेयर किया करें, दूसरों को बताया करें। मैं हमेशा आपसे क्या कहता हूं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करता है जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है। तो आप दूसरों के लिए आसानी क्या पैदा कर सकते हैं कि अगर आप अच्छी चीज देख रहे हैं, अच्छा कंटेंट देख रहे हैं, तो दूसरों तक पहुंचाएं। बहरहाल इन तीन सेंटेंसेस का इन्वर्जन आपने कमेंट करना है, और ये है हमारे पास इन्वर्जन इन कंडीशनल सेंटेंसेस। उसके बाद देखें, उसके बाद हमने ये कहा था कि हमारे पास 6 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, मिक्स्ड 1 है, मिक्स्ड 2 है। अब यहां पर हम पहले देखेंगे मिक्स्ड 1 को और इसके बाद हम देखेंगे मिक्स्ड 2 को। देखें मिक्स्ड 1 क्या कहता है, मिक्स्ड 1 कहता है कि प्रेजेंट रिजल्ट अगर हो किसका, पास्ट कंडीशन का, पास्ट किसी कंडीशन का अगर अभी इस टाइम में आपको रिजल्ट मिल रहा है तो आप इसको बोलेंगे मिक्स्ड कंडीशन। यहां पर देखिए अमूमन क्या होता है, अमूमन ये होता है हमारे पास कि हम पास्ट इंडेफिनेट अगर फर्स्ट क्लॉज में लिख रहे हैं, जैसे हम सेकंड क्लॉज में हमने उसमें सेकंड कंडीशनल में लिखा, पास्ट इंडेफिनेट के बाद हम क्या करते हैं, हम वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और अगर हम पास्ट परफेक्ट लिख रहे होते हैं तो पास्ट परफेक्ट के लिए हम क्या लिख रहे होते हैं, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यही दो स्ट्रक्चर पढ़े ना हमने, सेकंड और थर्ड, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो लेकिन मिक्स्ड में क्या होगा, देखें मिक्स्ड की जरा सेंटेंसेस को देखिएगा। सेंटेंस चलता हमारे पास, सेंटेंस है इफ आई हैड वर्कड हार्डर। अब सेंटेंस के टेंस पे गौर कीजिएगा, टेंस कौन सा लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट। अगर आप अपने कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पर जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन क्या हो रहा है, आई वुड हैव अ बेटर जॉब नाउ। अब टाइम किसके लिए बात की जा रही है, प्रेजेंट टाइम की बात की जा रही है। अगर दोनों बातें, अगर रिजल्ट भी पास्ट का होता, कंडीशन भी पास्ट की होती, तो हम पास्ट परफेक्ट के बाद वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखते। लेकिन यहां पर वुड हैव लिखा हुआ है, यानी कि वुड हैव का मतलब क्या है कि यहां पर वुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। वुड के साथ हैव और थर्ड फॉर्म नहीं लिखी हुई। जैसे देखिए इफ यू हैड कॉट दैट प्लेन, अगर आप वो प्लेन ले लेते, अगर आप प्लेन में सवार हो जाते
यू वुड बी डेड नाउ, तो अभी आप क्या होता, अल्लाह को प्यारे हो चुके होते। तो यहां पर वुड बी आएगा, किस वजह से, इस नाउ की वजह से। जब हम प्रेजेंट रिजल्ट की बात करते हैं किसी पास्ट कंडीशन की वजह से, तो हम पास्ट परफेक्ट के बाद वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वुड बी। इसी तरह आई वुड बी अ मिलियनेयर नाउ, नाउ मतलब प्रेजेंट। इफ आई हैड टेकन, हैड टेकन का मतलब क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के साथ आना क्या चाहिए, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ये याद रखिएगा, मिक्स्ड वन ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम पास्ट की किसी कंडीशन की वजह से अभी इस वक्त के रिजल्ट की बात कर रहे होते हैं। अगर हम पास्ट के किसी कंडीशन की वजह से पास्ट के किसी रिजल्ट की बात कर रहे हो ना, तो देन हम क्या करेंगे, देन हम वुड पास्ट परफेक्ट के बाद वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखेंगे। लेकिन अभी हम पास्ट के किसी कंडीशन की वजह से प्रेजेंट की रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे कि हम पास्ट परफेक्ट के बाद वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे, बल्कि पास्ट परफेक्ट के बाद हमें क्या लिखना होगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट क्लॉज लिख रहे हैं थर्ड कंडीशन का और सेकंड क्लॉज लिख रहे हैं सेकंड कंडीशन का। इसीलिए हम दो कंडीशन को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड कंडीशन बोलते हैं। अब इन दो सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। अब चलेंगे हम सेकंड मिक्स्ड कंडीशन पे, और सेकंड मिक्स्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, ये पास्ट रिजल्ट है किसी प्रेजेंट और कंटीन्यूअस कंडीशन का। मतलब जो काम आज हो रहा है उस काम की वजह से प्रेजेंट में पहले से कुछ हो चुका है। आप पहले क्या था, जो माजी में हुआ था उसका रिजल्ट आज मिल रहा है, लेकिन अभी क्या है कि जो काम आज हो रहा है आप इसका रिजल्ट किस में मिला, पास्ट में। जैसे देखें, कहता है इफ शी वाजंट अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, अगर वो फ्लाइंग से खौफजदा ना होती, मतलब आज भी वो फ्लाइंग से क्या है, खौफजदा है। ये जो बात यहां पे की जा रही है ये पास्ट के बारे में नहीं की जा रही, बल्कि ये किसके बारे में की जा रही है, प्रेजेंट के बारे में। वो आज भी खौफजदा है। जैसे देखें, I would have been able to translate the letter if my Italian was better. अगर मेरी इटालियन बेटर होती तो मैं लेटर को अच्छे तरीके से क्या करता, ट्रांसलेट करता। इसका मतलब कि आज भी मेरी इटालियन अच्छी नहीं है, इटालियन इज नॉट गुड। आज भी मेरी इटालियन अच्छी नहीं है, आज भी वो फ्लाइंग से क्या करती है, खौफजदा है। आज भी मेरी इटालियन अच्छी नहीं है। इफ आई वॉज अ गुड कुक, इसका मतलब आज भी मैं अच्छा कुक नहीं हूं। यहां पर बात हम किसकी कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम की। हम प्रेजेंट कंडीशन की वजह से पास्ट में किसी हैपनिंग की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, आपने ऐसी सूरत में क्या करना होता है, आपने सेंटेंस में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म तो लिखनी है, लेकिन वुड हैव थर्ड फॉर्म के साथ आपने वुड हैव थर्ड फॉर्म के साथ आपने पास्ट परफेक्ट नहीं लिखना, बल्कि वुड हैव थर्ड फॉर्म के साथ आपने क्या लिखना है, वैसे वुड हैव थर्ड फॉर्म के साथ क्या आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट आना चाहिए। लेकिन सेकंड मिक्स्ड में वुड हैव थर्ड फॉर्म के साथ आपने पास्ट परफेक्ट नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है, पास्ट इंडेफिनेट लिखना है। याद रखिएगा, हम दो कंडीशन को मिक्स कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मिक्स कंडीशन। इफ शी वाजंट अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, अगर वो फ्लाइंग से खौफजदा नहीं होती, शी वुडंट हैव ट्रेवल्ड बाय बोट, उसे बोट से सफर ना करना पड़ता। क्योंकि वो आज भी खौफजदा है, इसलिए उसको क्या करना पड़ा, बोट से सफर करना पड़ा। आज की कंडीशन की वजह से उसे पास्ट में कोई काम करना पड़ा है। आई हैव बीन एबल टू ट्रांसलेट द लेटर इफ माई इटालियन वॉज बेटर, अगर मेरी इटालियन अच्छी होती तो मैं लेटर को अच्छे तरीके से ट्रांसलेट करता। आज भी मेरी इटालियन अच्छी नहीं है,
आज भी मैं अच्छा कुक नहीं हूं, नहीं तो मैं उनको खाने पर दावत देता। मेरा खाने पर दावत देना मेरे आज के रिजल्ट पर है कि आज भी मैं एक अच्छा कुक नहीं हूं। याद रखिएगा, प्रेजेंट की कंडीशन की वजह से जब आप पास्ट की किसी हैपनिंग रिजल्ट की बात करते हैं तो आप सेकंड मिक्स कंडीशन लिखते हैं। यहां पर आप पास्ट इंडेफिनिट के बाद वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते, बल्कि आप पास्ट इंडेफिनिट के बाद क्या लिखते हैं, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। मिक्स कंडीशन 1 में आप पास्ट परफेक्ट के बाद क्या लिखते हैं बेटे, आप पास्ट परफेक्ट के बाद लिखते हैं वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और आप यहां पर मिक्स कंडीशन 2 में पास्ट इंडेफिनिट के बाद क्या लिखते हैं, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और अगर आप देख रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं, हम सेकंड कंडीशन को मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, थर्ड कंडीशन के साथ। हम सेकंड कंडीशन को मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, थर्ड कंडीशन के साथ। फर्स्ट क्लॉज सेकंड कंडीशन की, सेकंड क्लॉज सेकंड कंडीशन की, फर्स्ट क्लॉज सेकंड कंडीशन की, और सेकंड क्लॉज थर्ड कंडीशन की। यही वजह है कि हम इनको क्या बोलते हैं, मिक्स कंडीशन 1 और मिक्स कंडीशन 2। तो याद रखिएगा, ये लेक्चर है हमारा, ये लेक्चर था हमारा हमारे पहली तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस का। वो क्या है हमारे पास कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो पहली तरह के होते हैं वो क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ 6 स्ट्रक्चर होते हैं, 0 1 2 3, मिक्स्ड 1 मिक्स्ड 2, और इसके साथ हमारे पास क्या होता है, इन्वर्जन में 0 का इन्वर्जन नहीं होता, मिक्स्ड 1 का इन्वर्जन नहीं होता, मिक्स्ड 2 का इन्वर्जन नहीं होता, 1 का होगा, 2 का होगा और 3 का होगा। और 2 सेंटेंसेस जो आपके पास मिक्स्ड 2 के हैं और मिक्स्ड 1 के हैं, ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, अच्छे तरीके से समझने हैं। इसी तरह जो 3 सेंटेंसेस मैंने छोड़े हैं इन्वर्जन बनाने के लिए, आपने कमेंट में उनका इन्वर्जन बनाकर सेंड करना है। और फिर मैं दोबारा अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि जब तक आप 4 के 4 लेक्चर नहीं देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के, जिसका 4 में से ये दूसरे वाला लेक्चर है, आपके कंडीशनल सेंटेंसेस मुकम्मल नहीं होंगे, याद रखिएगा। तो अभी तक हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए सिर्फ इतना ही। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने कुछ स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, हमने कुछ कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं हैड के, हैव के, ठीक है, कि कब इनके साथ, कब हैड आता है, कब हैव हैड आता है, हैज हैड होता है या नहीं होता, हैव हैड होता है नहीं होता, हैव हैव होता है या नहीं होता। ये कंडीशनल में बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये मेरी कोशिश रहेगी, कोशिश नहीं बल्कि ये 110% हम जब एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे मैं तब करवाऊंगा, तब ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। 2 लेक्चर हमारे मुकम्मल हुए, फर्दर 2 लेक्चर देखने हैं। जब तक 4 लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक हम आपके कंडीशनल सेंटेंसेस मुकम्मल नहीं होंगे, याद रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।